हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम MPPSC प्री का यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 5 में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता, इनसे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। अभी हमें मध्य प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन है, जो पंचायतें हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, उसके ऊपर ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो समितियों को लेकर बनाया था, ठीक है। समितियों को लेकर हमने तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज, क्लियर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था कैसे कैसे की गई। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा 73वां संविधान संशोधन 1992, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायतों से रिलेटेड है। तो इसके तहत क्या किया गया, 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, और वो भाग कौन सा था, भाग 9, ठीक है। तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तथा इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, क्लियर। तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ, और इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है, क्लियर। इसे 24 अप्रैल 1993 को मान्यता दे दी गई, क्लियर। तो पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता कब दे दी गई, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसका वर्णन या इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में है, क्लियर। तो 73वां संविधान संशोधन में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख मिलता है, क्लियर। आगे देखते हैं। इस अधिनियम में त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया। त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था, कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था, उसी को यहाँ पर अपना लिया गया, क्लियर। और वो 3 स्तर कौन कौन से होंगे त्रिस्तरीय में, क्या होगा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा, और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, क्लियर। इसके तहत मध्य प्रदेश में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, क्लियर। पंचायतों में मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि सीटें कितनी आरक्षित हैं, तो 1/3 सीटें आरक्षित हैं। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि और कितना ज़्यादा देना चाहती हैं। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण है, क्लियर। 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है, और मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जो पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, क्लियर। तो आई होप आपको ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको सारी समझ में आ गई होंगी। थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, पंचायतों का चुनाव, अब पंचायतों में चुनाव तो होंगे, पर पंचायतों का चुनाव कराएगा कौन, तो पंचायतों का चुनाव जो है स्थानीय निकायों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, इनका चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। और पंचायतों का जो कार्यकाल है वो सामान्य तौर पर कितना होता है, 5 वर्षों का। ये भी ध्यान रखिएगा कि पंचायत के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, और इनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्षों का होता है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम ये किसके तहत लाया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे लाया गया, और इसे विधानसभा में यह विधेयक कब पेश किया गया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का, तो विधानसभा में यह विधेयक पेश किया गया था 30 दिसंबर 1993 को, क्लियर। ये डेट महत्वपूर्ण है, डेट आप याद रखिएगा कि पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश विधानसभा में यह विधेयक कब लाया गया, तो 30 दिसंबर 1993 को यह विधेयक लाया गया।
उसके बाद राज्यपाल की अनुमति कब मिली? तो राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है 24 जनवरी 1994 की। तो दो बातें यहाँ पर आप समझ गए कि विधेयक को लाया कब गया, 30 दिसंबर 1993 को, और राज्यपाल की मंजूरी कब मिल गई, 24 जनवरी 1994 की। और फाइनली ये लागू कब से हो गया मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 से लागू हो गया। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण डेट है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, 25 जनवरी 1994 में। जबकि भारत में इसे कब लागू किया गया? तो भारत में इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। तो दोनों डेट्स आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया। तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया 25 जनवरी 1994 को, और भारत में लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम 73वां और 74वां संविधान संशोधन किसने लागू किया? तो मध्य प्रदेश ने लागू किया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत हैं उनके कितने स्तर हैं और उनका गठन कैसे होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो मध्य प्रदेश में पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत होता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है 73वां संविधान संशोधन, उसके अलावा कैसे कैसे मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम आया, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, पंचायतों को चुनाव कौन कराता है, ठीक है। उसके बाद ये विधेयक कब लाया गया, इसमें राज्यपाल की अनुमति कब मिली, इसके बाद इसे लागू कब किया गया, भारत में इसे कब लागू किया गया। तो ये जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम ये समझेंगे कि ग्राम पंचायत में क्या कितने लोग होने चाहिए, जनपद पंचायत में कितने होने चाहिए, जिला पंचायत, हम इनको बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत। ठीक, तो ग्राम पंचायत के लिए जनसंख्या में क्या आधार होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत के लिए जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के गठन के लिए मिनिमम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। क्लियर? ये सारे डाटा MPPSC प्री 2022 में पूछा गया था कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। क्लियर? तो सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000। और इसमें वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वार्ड इसमें होने चाहिए 10 से 20। क्लियर? जनसंख्या 1000 और वार्ड होने चाहिए 10 से 20। ठीक है। इसके बाद जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहा जाता है। क्लियर? तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। और जो ग्राम सभा का अधिकारी होता है उसे सचिव कहा जाता है। क्लियर? ये 2 फैक्ट याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं। जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसे सरपंच कहते हैं, और जो ग्राम सभा का अधिकारी होता है उसे सचिव कहते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं चुनाव कैसे होता है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो जो सरपंच का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर? मतलब इसमें आम जनता जाके वोट देती है और अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है। क्लियर? उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। जैसे सरपंच का चुनाव होता है तो हम डायरेक्ट जाके वोटिंग करते हैं और हमारे वोट्स के आधार पर ही डायरेक्ट सरपंच का चुनाव हो जाता है। क्लियर? जबकि उप सरपंच का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होने का ये मतलब है कि उप सरपंच को हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि अपने कैंडिडेटों में से किसी एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। क्लियर? उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जिसमें डायरेक्ट जनता वोट करती है, और अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब जिसमें चुने गए प्रतिनिधि अपने में से किसी एक प्रतिनिधि को उप सरपंच चुन लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ध्यान रखिएगा, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्लियर? इसके अलावा ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होगी, बैठक किस तारीख को होगी, किस समय पर होगी, किस स्थान पर होगी, इन सब बातों का निर्धारण कौन करता है? इन सब बातों का निर्धारण करता है सरपंच। क्लियर? कि ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होगी, किस तिथि को होगी, कितने बजे होगी, किस स्थान पर होगी, इन सारी बातों का जो निर्धारण है वो
सरपंच करता है और इसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता भी सरपंच ही करता है। क्लियर। तो ग्राम पंचायतों की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, सरपंच का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि पद ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद ही सरपंच को हटाया जा सकता है। क्लियर। अगर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो वो आप उसके पद ग्रहण करने के 2 वर्ष बाद ही ला सकते हैं और कार्यकाल समाप्ति के 6 महीने पहले नहीं लाया जा सकता है। क्लियर। मतलब अगर लाना है तो 6 महीने पहले ले आइए, अदरवाइज़ आप कार्यकाल समाप्ति के 6 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव या उससे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये 2 बातें भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर इसका संविधान में देखें तो संविधान में उल्लेख कहाँ है, 243A में। संविधान का अनुच्छेद 243A, इसमें ग्राम सभा के गठन की व्यवस्था की गई है। क्लियर। तो 243A भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक माह में 1 बार होना ज़रूरी है। क्लियर। तो ग्राम पंचायत की बैठक कम से कम महीने में 1 बार होना कंपलसरी है। ठीक है। इसके अलावा ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होना ज़रूरी है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होना ज़रूरी है, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक माह में 1 बार होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 23,012। ठीक है, 23,012 ग्राम पंचायतें वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। क्लियर। तो जो ग्राम पंचायत से जितने फैक्ट बन सकते थे वो हमने कवर कर लिया। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1000। वार्ड कितने होने चाहिए, 10 से 20। इसका मुखिया कौन होगा, सरपंच होगा। अधिकारी क्या कहलाता है, सचिव कहलाता है। उसके बाद सरपंच का चुनाव कैसा होता है, तो सरपंच का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि उप सरपंच का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होगी, किस तिथि को होगी, किस समय को होगी, किस स्थान पर होगी, ये सारा निर्धारण कौन करता है, तो ये सारा निर्धारण करता है सरपंच। इसके अलावा उस बैठक की अध्यक्षता भी सरपंच ही करता है। ठीक है। सरपंच का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे कब कब नहीं हटा सकते हैं, पद ग्रहण करने के 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले इसको नहीं लाया जा सकता, उससे पहले आप ला सकते हैं। इसका उल्लेख संविधान में कहा है, तो अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है और ग्राम पंचायत की बैठक माह में 1 बार, जबकि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होना जरूरी है। और वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो वर्तमान में 23,012 ग्राम पंचायतें हैं। क्लियर। अगला डिस्कस करते हैं जनपद पंचायत। ठीक है ना, हमने ग्राम पंचायत को समझ लिया, अब देखते हैं जनपद पंचायत। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधार क्या है, उसकी जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जनपद पंचायत के लिए, तो 5000 या उससे अधिक की जनसंख्या पर जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत में कितनी थी जनसंख्या, 1000। जनपद पंचायत में बढ़कर कितनी हो गई, 5000। ठीक है। यहाँ पर वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वार्डों की संख्या होनी चाहिए 10 से 25। ठीक है, वार्डों की संख्या 10 से 25 और जनसंख्या 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, जबकि जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं, फिर वो सदस्य मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो जो सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा और हमने डायरेक्ट वोट देकर सदस्यों का चुनाव किया है वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। क्लियर। इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और इस समय मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनपद पंचायतें हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल 313 जनपद पंचायतें हैं। क्लियर। जनपद पंचायत के कार्य क्या होते हैं, जैसे पुल निर्माण कराना, बांधों का निर्माण कराना, नहरों का निर्माण कराना आदि जो काम होते हैं वो बेसिकली जनपद पंचायत के होते हैं। क्लियर। तो आई होप कि ये जनपद पंचायत भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जिला पंचायत। अब देखते हैं जिला पंचायत के लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है। तो जिला पंचायत के गठन के लिए जनसंख्या जो है वो 50,000 होनी चाहिए।
ठीक है, 50,000 या उससे अधिक की जनसंख्या पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, तो जिला पंचायत में वार्ड कितने होते हैं? तो यहाँ पर वार्ड होते हैं 10 से 35। क्लियर। ग्राम पंचायत में 10 से 20, जनपद में 10 से 25 और जिला पंचायत में 10 से 35। यहाँ पर वार्डों की संख्या 10 से 35 होती है। ठीक है, इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। जैसा जनपद में होता था वैसे ही जिला में भी हो रहा है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हो रहा है। क्लियर। वर्तमान में कुल कितनी जिला पंचायतें हैं? तो वर्तमान में कुल 55 जिला पंचायतें हैं। क्लियर। इसका मतलब जितने ज़िले होंगे उतने ही जिला पंचायत होंगे। क्लियर। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना था मऊगंज। क्लियर, इसलिए इनकी संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा भी हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बना है? 54वां जिला बना है मैहर। ठीक है, ये सतना से अलग होकर बना है। और मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना है पाढुरना। मध्य प्रदेश का 55वां जिला है पाढुरना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में ज़िले कितने हो गए हैं? तो 55 ज़िले हो गए हैं। तो जिला पंचायत भी कितनी हो जाएंगी? 55 हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। क्लियर। तो अभी हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का पूरा थ्योरी सेक्शन कवर कर लिया है। अब जो पंचायतों से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम इनको याद करने के प्रयास करते हैं, और हम इन्हें बहुत ही फ़नी तरीके से और बहुत ही ट्रिकी तरीके से याद करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये सारे आर्टिकल बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में कहा गया है, इसमें पंचायतों की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, 243 अनुच्छेद में पंचायतों की परिभाषा बताई गई है। उसके बाद अगला आर्टिकल है 243A। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। ठीक है, ग्राम सभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 243A के तहत होता है। और उसके बाद आर्टिकल 243B है, जिसके तहत पंचायतों का गठन होता है। क्लियर। अब हम इन दोनों को ना बहुत ही ट्रिकी वे में याद करेंगे। इन दोनों को हमें एक साथ याद करना है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि ग्राम सभा थोड़ा सा छोटा होता है और ग्राम पंचायत उससे बड़ा होता है। क्लियर। तो जो छोटा है वो पहले आएगा, मतलब ए में क्या हो जाएगा? ग्राम सभा का गठन। उसके बाद ग्राम पंचायत है, क्योंकि ग्राम पंचायत थोड़ा सा बड़ा होता है। क्लियर। तो आप इनको ऑर्डर से याद रख लीजिए, छोटा पहले आएगा और बड़ा बाद में आएगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पहले में ग्राम सभा है कि ग्राम पंचायत है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243C, इसको याद करना बहुत आसान है। अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना बताई गई है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सी, और यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संरचना। तो सी फॉर क्या हो जाएगा? संरचना। हम इसको अपने याद करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं कि सी फॉर क्या हो जाएगा? संरचना। तो आप इसको सी फॉर संरचना याद रखिएगा। क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D में स्थानों का आरक्षण है कि पंचायतें में कितनी सीटें किसके लिए आरक्षित रहेंगी, उसकी व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 243D में स्थानों का आरक्षण है। अब दोस्तों, आरक्षण में एक शब्द छुपा हुआ है, रक्षण। रक्षण शब्द से मैंने रक्षा वर्ड निकाल दिया, और रक्षा को हम क्या कहते हैं? डिफेंस। क्लियर। तो यहाँ से आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि डी फॉर होता है डिफेंस, और डिफेंस का मतलब रक्षा। तो इनमें से कौन से शब्द में से रक्षा वर्ड मिलेगा आपको? तो वो मिलेगा आपको आरक्षण में। क्लियर। तो आरक्षण का हमने रक्षा ले लिया और डी का हमने डिफेंस ले लिया। इससे हम कोई आर्टिकल बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243E। 243E में कार्यकाल बताया गया है, पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ये भी बहुत आसान है, इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा है 243E। अब ये तो पूरी 243 की तो पूरी सीरीज चल रही है, केवल आपको
ABCD याद रखना है। उसको कैसे याद रखेंगे? अब यहाँ पर देखिए 243E, ई जो है वो अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, ठीक है। ई 5 नंबर पे आता है ABCD में। तो और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। तो ये 5 और 5 कॉमन हो गया। तो आप याद रखिएगा कि ई 5 साल, ई जो है 5 नंबर पे आता है और कार्यकाल भी जो है वो 5 सालों का होता है। तो आप ई से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ई दिखेगा तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, 5 साल आएगी। इसका मतलब 243E जो है वो कार्यकाल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 243F, 243F में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो 243F में सदस्यों की अयोग्यता है। अब अयोग्यता मतलब क्या? अयोग्यता को हम ऐसा कह लेते हैं कि कोई सदस्य अयोग्य हो गया। अयोग्य हो गया मतलब वो फेल हो गया, ठीक है। अयोग्य मतलब क्या हो गया? वो फेल हो गया। और फेल का हमने एक वर्ड ले लिया F। क्लियर? क्योंकि F फॉर फेल होता है। अयोग्य क्यों हो गया? क्योंकि वो फेल हो गया। और फेल का हमने ले लिया F वर्ड और अयोग्यता का हमने ले लिया फेलियर। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा कि 243F में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243G, अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्ति के बारे में बताया गया है कि पंचायत के पास क्या क्या शक्तियाँ होंगी, वो आर्टिकल 243G में बताया गया है। अब आप इसको कैसे याद रख लेंगे? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है शक्ति, ठीक है। शक्ति को आप कैसे कनेक्ट कर लेंगे कि शक्ति, जिस व्यक्ति के पास शक्ति होगी, जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, वही व्यक्ति ग्रेट हो सकता है। क्लियर? अगर आपको महान बनना है तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी से मैंने क्या कनेक्ट कर लिया? ग्रेट। और ग्रेट बनने के लिए शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शक्ति को हमने ग्रेट से कनेक्ट कर लिया। तो पंचायतों की शक्ति जो है 243G में है। उसके बाद 243H है। 243H बहुत ईजी है इसको याद करना। इसमें करारोपण की शक्तियाँ बताई गई हैं, करारोपण की शक्तियाँ। क्लियर? अब यहाँ पर H है। H फॉर क्या होता है? H फॉर होता है हैंड। क्लियर? और यहाँ पर एक वर्ड है करारोपण। करारोपण, कर मतलब होता है हाथ, ठीक है। कर मतलब टैक्स भी होता है और कर मतलब हाथ भी होता है। तो H फॉर क्या हो जाएगा? हैंड। और हैंड को हम क्या कह सकते हैं? हाथ कह सकते हैं, कर कह सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि 243H का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? करारोपण। तो H फॉर हैंड, और हैंड का मतलब हाथ, हाथ को कर भी बोला जाता है। तो आप इन दोनों को कनेक्ट करके याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार पूरा रिपीट कर लेते हैं। 243 में पंचायतों की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। ए में सबसे पहले क्या होगा? ग्राम सभा होगा, उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन होगा। तो 243A में ग्राम सभा हो जाएगी, 243B में पंचायतों का। 243C बहुत आसान है इसको याद करना। C फॉर क्या हो जाएगा? संरचना, ठीक है। C फॉर संरचना। उसके बाद 243D हमने पढ़ा, इसकी ट्रिक क्या थी? D फॉर डिफेंस। और डिफेंस में रक्षा, रक्षा मतलब आरक्षण। क्लियर? इस तरीके से आप इसको याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद 243E, ई कितने नंबर पे आता है? तो ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। और कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया। इसके बाद 243F, F फॉर हमने क्या समझा है? फेल। और सदस्य फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अयोग्य होते हैं, अपनी अयोग्यता के कारण वो फेल हो जाते हैं। क्लियर? 243G, इसमें हमने क्या समझा? पंचायतों की शक्ति। अगर आपको ग्रेट बनना है, G फॉर ग्रेट बनना है, तो आपके पास शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 243H, H मतलब हैंड, हैंड मतलब हाथ, हाथ को कर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करारोपण की शक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 243I। 243I में राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। क्लियर? राज्य वित्त आयोग का जो संबंध है वो 243I में है। अब I से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? I से हम कनेक्ट कर सकते हैं इनकम, ठीक है। I को मैंने कनेक्ट कर लिया इनकम से, और इनकम का संबंध किससे होगा? वित्त से, ठीक है। वित्त मतलब पैसा, तो इनकम वित्त, वित्त इनकम, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 243J। 243J में क्या है? लेखाओं का समपरीक्षा, ठीक है। जो लेखाओं का समपरीक्षा है वो 243J में है, ठीक है। तो आप ऐसा याद कर लीजिए इसको कि यहाँ क्या है? लेखा। और आप J फॉर क्या याद कर लीजिए? जोखा, ठीक है। तो एक जैसे साउंड आ जाएगा, लेखा जोखा।
तो लेखा जोखा एक साथ आप कनेक्ट कर लेंगे। तो जोखा को मैंने जे से कनेक्ट कर दिया है और लेखा तो ऑलरेडी मेंशन ही है, तो आप इसको लेखा जोखा से याद रखिएगा ताकि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, इसको तो हमने आयोग में भी पढ़ा है। ठीक है, आर्टिकल 243 के आर्टिकल 243 में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। और यही राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनाव, पंचायतों के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और उसका संबंध अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद अनुच्छेद 243 एल है। अनुच्छेद 243 एल में पंचायती राज व्यवस्था का संघ एवं राज्य क्षेत्र में लागू होना। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र में लागू होना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एल, और एल को हम कनेक्ट कर लेते हैं लागू, एल फॉर लागू। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र में लागू होना तो किस में आएगा, 243 एल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 243 एम। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको याद करना। 243 एम ये कहाँ के लिए बात करता है कि मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। क्लियर? तो ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। ये कहाँ पर बताया गया, 243 एम में बताया गया है। तो जैसे 243 एम आएगा तो आपको मेघालय, मणिपुर और मिजोरम यहाँ पर एम से रिलेटेड ही स्टेट मिलेंगे। तो आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे कि आपको जहाँ पर ट्रिपल एम दिखाई देगा उसको आप डायरेक्टली हिट कर दीजिएगा कि 243 एम इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 243 एन। 243 एन में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य 1 वर्ष के भीतर अपने यहाँ यह व्यवस्था को लागू करेगा। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य को ये बताया गया है कि आप 1 वर्ष के अंदर अंदर पंचायती राज व्यवस्था को अपने यहाँ लागू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आखिरी अनुच्छेद है 243 ओ। 243 ओ में किसी भी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान है कि न्यायालय जो है पंचायतों से रिलेटेड मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये 243 ओ में है। क्लियर? तो न्यायालय को हम कैसे याद कर सकते हैं, न्यायालय में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसको ऑर्डर कह के संबोधित किया जाता है। तो ऑर्डर वर्ड कहाँ मिलता है हमको, न्यायालय में सुनाई देता है। और ओ से हमने क्या कनेक्ट कर लिया, ऑर्डर। ओ फॉर क्या हो गया, ऑर्डर। और ऑर्डर वर्ड कहाँ सुनने को मिलेगा, न्यायालय में सुनने को मिलेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने 243 से लेकर 243 ओ तक के सभी अनुच्छेदों को समझा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अब दोस्तों लास्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, देखिए पहला फैक्ट ये है कि जो सरपंच और उप सरपंच को हटाने का प्रावधान है, हमने अभी आपको बताया कि सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। ये प्रावधान पहली बार 1999 में लाया गया। ठीक है, तो सरपंच और उप सरपंच को हटाने के जो प्रावधान हैं वो कब लाए गए, 1999 में लाए गए। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार है। इसका पहला प्रयोग, राइट टू रिकॉल, इसका पहला प्रयोग शहडोल ज़िले की अनूपपुर तहसील की पल्लविका पटेल को हटाने के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, राइट टू रिकॉल का पहला प्रयोग किसके खिलाफ किया गया था, पल्लविका पटेल को हटाने के लिए, जो कि अनूपपुर तहसील की थी, उनको हटाने के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके अलावा पंचायत का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, CEO होता है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं को स्थानीय नगरीय निकाय में 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है,
तो नगरीय निकाय में आरक्षण देने वाला 50% आरक्षण देने वाला एमपी पहला राज्य है। क्लियर। लेकिन ग्राम पंचायत में 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है, क्योंकि इसमें पहला राज्य बिहार का है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी आर्टिकल, जो भी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने कवर किया है। अगला वीडियो हमारा नगरीय सुशासन के लिए होगा। ठीक है, तब तक बने रहिए विजन एकेडमी के साथ। धन्यवाद।